हो गया। जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं जी। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर है उसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज जो है उसमें जितने भी टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन बैंक में मतलब पिछले कई वर्षों में पूछा गए वो सारे प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि क्या हमने अभी तक जो पढ़ा है वो जो है सही पढ़ा है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सब प्रश्न, ये सारा चीज़ आज के सेशन में आपको पता चलेगा। मेरे दोस्त 10 ही प्रश्न करवाएंगे, लेकिन आपको जो है एग्जाम में लगभग टाइप वाइज देखा जाए तो हूबहू भी मिल सकता है, टाइप वाइज तो मिलना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग जो है इससे पिछले जो है क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री दो चैप्टर देख लिए हैं और ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो इसको जो है आज के सेशन में देखने वाले हैं। मेरे दोस्त लास्ट तक वीडियो देखना, तब जाके हर एक क्वेश्चन को आप समझ पाइएगा। और बहुत ही अच्छा प्रश्न इसमें है जो कई टीचर लाते ही नहीं हैं। सिर्फ यहाँ पर ये चैप्टर में कई टीचर को तो हमने ऐसा देखा है कि सिर्फ समीकरण को हल करना बता दिया, बस हो गया। लेकिन जब लैंग्वेज वाला प्रश्न आता है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है, बच्चों को सोचना कैसे है वो सारा चीज़ पे आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते बिना समय को विलंब किए हुए। मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चल रहा होगा बिहार बोर्ड हम लोग मैट्रिक 2027 में देने वाले हैं जी। और यहाँ पर समझिएगा मैथ्स की क्लास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में इसको चैप्टर कहते हैं। और जितने भी क्वेश्चन बैंक में 11 से 26 तक पूछा गया है, ठीक है, वो सारे प्रश्न जो है टाइप वाइज आपको आज के सेशन में हम करवा देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले प्रश्न पे ही ले चलते हैं। और पहले प्रश्न देखकर आपको अनुभव लग गया होगा कि आज जो है किस लेवल के प्रश्न आ रहा है और जो है इस सेशन में जो है हम लोग को कुछ सीखने को मिलेगा या फिर नहीं। बोलिए, इससे पहले जो है आप इस प्रकार के प्रश्न कभी हल किए हैं? आप जो है सिर्फ एक्स वाई का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात करने वाले हल किए होंगे, बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल ही। तो मेरे दोस्त आओ, हम लोग को उतना चिंता नहीं लेना है, मेरे साथ जुड़े हुए रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल हर एक प्रश्न को आपको सॉल्यूशन आपके हाथ में आएगा। ठीक है, जैसे देखिए प्रश्न मेरे भाई कहता है कि हल कीजिए 6x + 3y = 6xy और दूसरा इक्वेशन जो है 2x + 4y = 5xy है। ज़्यादा चिंता नहीं लेना है, जैसे जैसे बताएंगे उसी प्रकार से सिर्फ सोचते चलना है और समझते चलना है। बाकी जो है हर एक प्रश्न को हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, ऐसा नहीं करना है, आज ही होगा। ठीक है, चलिए तो मेरे दोस्त आपको तो यहाँ तक पता चल रहा होगा कि ये जो है इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो है सर इक्वेशन सेकंड है। बोलो यहाँ तक में किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं। अब जो है यहाँ से हम लोग को सॉल्यूशन करने के लिए बढ़ना है। अब सॉल्यूशन करने के लिए बढ़ोगे तो पहले दोनों इक्वेशन को लिख लो या फिर फर्स्ट इक्वेशन के लिखो। फर्स्ट इक्वेशन 6x + 3y बराबर कितना है? 6xy। एक काम करो मेरे दोस्त, यदि हम LHS और RHS दोनों में XY से भागा दे दें, ध्यान से समझना, LHS और RHS दोनों में XY से भागा दे दे तो किसी को प्रॉब्लम है? बोलो किसी को दिक्कत है? तो ये भी हम बता दे रहे हैं। जैसे होता क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों तरफ जो है इधर भी XY से भागा देंगे और इधर भी XY से भागा देंगे। और आप ये भी जानते हैं कि बराबर में संख्याएं कटती है तो एक कट भी गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन को आसान करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जो है XY से भागा दे देंगे। क्या कर देंगे? XY से दोनों तरफ जो है हम लोग भागा करने वाले हैं। देखिए इसको जो है कम करते थोड़ा सा, हाँ चलिए, तो यहाँ पर जो हमने XY से भागा दे दिया LHS में और RHS में दोनों, पुनः जो है कट भी सकता है, तो वही स्थिति में आ जाएगा, ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब थोड़ा सा समझिएगा मेरे दोस्त, अब जो है 6xy है तो 6x है वाटा के नीचे xy हो जाएगा, इसके नीचे भी प्लस 3y है वाटा इसके नीचे भी xy हो जाएगा और बराबर जो है 6xy। एक कम करो तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा हो कि xy से xy कैंसिल होगा। बोलो हाँ कि ना मेरे दोस्त? xy से xy कट गया, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं। अब देखिए तो यहाँ पर बच गया कितना? 6 बच गया। और यहाँ पर भी सोचिएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से x खत्म, यहाँ y खत्म। अब यहाँ पर बच गया क्या? तो 6 बटा के y बच गया मेरे भाई प्लस, और यहाँ पर 3 बटा के x बच गया और =6। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? मेरे भाई हम बोले ना
कि प्रश्न आपको ऐसा कराने वाले हैं जैसा जो है टीचर लोग छोड़ देते हैं, उसी प्रकार के प्रश्न करवाने वाले हैं। अब देखिए, आसान प्रश्न लाने से फायदा क्या है, जरा सोच के देखिए। जो प्रश्न आपसे बन जाते हैं वही प्रश्न को हम भी करवाएं तो ये तो टाइम बर्बाद ना हुआ मेरे दोस्त, और यही लोग आपके साथ करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप लोग जो है दलदल में फंसे, थोड़ा सा ऊंचा सोचिए ताकि जो है आप अच्छा कर पाइएगा, ठीक है। चलिए, अब सेम प्रोसेस इक्वेशन सेकंड के साथ करना है। इक्वेशन सेकंड जो है उसको लिख लो। इक्वेशन सेकंड क्या दिया गया है, तो 2x प्लस के 4y इक्वल टू दिया गया है 5xy। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल ही। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे मेरे भाई, xy से भागा, क्या करेंगे, xy से भागा करेंगे, तो यहाँ पर xy से xy कैंसिल। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल ही। अब यहाँ पर कितना बच गया है, तो यहाँ पर 2x बटा के xy हो जाएगा प्लस 4y बटा के xy हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बच जाएगा कितना, 5। xy से xy कट गया तो बचेगा 5। अब यहाँ से एक काम और करो, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यहाँ पर बच गया 2 बटा के y प्लस के 4 बटा के x बराबर के 5। ये जो है इक्वेशन जो है सेकंड हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। एक काम हम और करते हैं, एक काम और करेंगे जो आपको सोचना है और समझना है। क्या करना है, सोचना है और समझना है हम लोग को, ताकि जो है अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, इक्वेशन जो सेकंड आपको दिख रहा है, इक्वेशन जो सेकंड आपको दिख रहा है मेरे भाई, इसमें जो है 3 से गुना करेंगे, पूरा इक्वेशन में 3 से गुना करेंगे, यानी LHS एंड RHS दोनों तरफ गुना या भागा या जोड़ या घटाओ दोनों तरफ करते हैं तो इक्वेशन में नो चेंज होता है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आप स्वतंत्र हैं कि जो है आप कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोचते रहे होंगे कि सर आप अपने मन से कर दें, तो मेरे भाई हाँ, ये सब कुछ चीज़ें होता है ना कि मन से होता है। अब जैसे आपको जो है सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इसमें जो है क्या लॉजिक लगाओगे, क्या कारण है कि 7 दिन होता है, 7 दिन होता है तो होता है, इसमें नो डाउट। तो इसी प्रकार से इसमें जो है LHS एंड RHS में दोनों में जब कोई चीज़ करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भागा करना है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, आप स्वतंत्र है, कर सकते हैं, ठीक है। और करते क्यों है, क्वेश्चन को आसान करने के लिए, सॉल्यूशन को आसान करने के लिए, सॉल्यूशन को पूर्ण करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो पूरा में हम यदि क्या करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, तो इधर भी 3 से गुना करोगे। आप लिख भी सकते हो कि दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, और यहाँ पर भी 3 से गुना करते हैं। तो जरा सोचो और समझो कि क्या हो जाएगा इसके बाद क्या हो जाएगा, जरा देखो तो फटाफट। तो मेरे भाई यहाँ पे 3 से गुना करोगे तो 3 दूना 6 बटा वाई, बोलो 6 बटा के वाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 से गुना होगा तो चरती है 12 बटा के x हो जाएगा कितना, तो 12 बटा के x और बचती है 15। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब जो है इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड से चलेंगे, ध्यान से देखिए। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर हम लिखते हैं एक लाइन, आप लोग को भी लिख लेना है एग्जाम हॉल में कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से चलिएगा तो जो है उसको लिख डालो पहले। यहाँ पर जो इक्वेशन जो दिया गया 6 बटा वाई है प्लस के 3 बटा के x है बराबर कितना है 6 है। अब यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर दूसरा इक्वेशन जो है 6 बटा के वाई ही है प्लस 12 बटा के x है और बराबर के कितना है 15। ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब जो है चिला क्या करोगे, फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या मेरे भाई, किसी को दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस में 6 बटा वाई, यहाँ पर माइनस में 6 बटा वाई कैंसिल हो गया, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो 3 बटा एक्स माइनस 12 बटा एक्स करना है, तो क्या आप एलसीएम आता होगा सबको, यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होगा, एलसीएम सबको आता होगा। एक्स एक्स के एलसीएम एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक्स हो जाएगा, और 3 में से 12 जाएगा तो माइनस में 9 बचेगा, कितना माइनस में 9 बचेगा, यानी माइनस 9 बटा के एक्स हो जाएगा, और बराबर इधर 9 6 15 माइनस 9 ही बचेगा। क्या आप यहाँ से माइनस कैंसिल, और जो है बराबर में संख्याएं कटती है, ये सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल, यानी x का मान फाइनली जो है 1 आएगा। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 1। बोलो चिला, क्या आप इस प्रकार के कभी प्रश्न किए थे? नहीं ना किए हो। अब ये प्रश्न जो है आपको जो है 2014 में पूछा गया, पुनः पूछ देगा तो क्या छोड़ेंगे, क्या चलाओगे? वहां पर तो कहोगे कि टीचर पढ़ा दिया है, लेकिन लेवल तक पढ़ना जरूरी है हम लोग को, ठीक है ना। तो चलिए
अब जो है यदि x का मान निकल गया तो y के मान इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड कोई में भी रख के आप बहुत ही अच्छा से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से ही चलते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको लिख लो पहले। क्या है 6 बटा के y प्लस के 3 बटा के x हो जाएगा और बराबर में कितना है 6 है। अब यहाँ पर x जहां जहां दिखेगा वहां वहां 1 रख देंगे, तो 6 बटा y हो जाएगा प्लस 3 बटा x के जगह पे 1 और बराबर के 6। यहाँ पे 6 बटा के y, अब यहाँ पे 3 बटा 1 मतलब 3 है, 3 को उधर भेजोगे तो 6 माइनस के 3 हो जाएगा, यानी कि मतलब इधर प्लस में तो उधर माइनस में, यानी 6 बटा के y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, घटेगा तो 3 हो जाएगा और y को उधर गुना हो जाएगा, ये भागा में है तो गुना में, यानी 6 बराबर के 3y। क्या आप जानते हो 3 दूना के 6, यानी y के मान जो आ गया और 2 आ गया। y का मान कितना आ गया 2 आ गया। आपको यही कहता था कि इक्वेशन को हल कीजिए और x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्या आप ज्ञात कर लोगे? किसी भी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपको सोचना किस प्रकार से, यहाँ पर ये समझना है। यहाँ पर इक्वेशन ऐसे नॉर्मल तो सब जानते होंगे कि यहाँ पर जो है x या y को जो है बराबर करने के लिए x के गुणांक से या y के गुणांक से ऊपर गुना, मतलब नीचे वाला इक्वेशन जो गुणांक रहेगा वो ऊपर गुना और ऊपर वाला इक्वेशन में जो गुणांक रहेगा वो नीचे गुना। यही ना करते हैं जनरल जो लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि जिसको कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर उस वैसा प्रश्न नहीं था, थोड़ा सा प्रश्न टेढ़ा था, इसलिए हमने सोचा कि ये प्रश्न करवाना चाहिए। और इसमें कुछ कलाकारी किए नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक्स वाई दिख रहा था। आपको सोचना कैसे, यहाँ पर एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे जनरल में आप देखते होंगे सिर्फ अचर रहता था, लेकिन यहाँ पे चर के साथ है, तो हम सोचे कि इसको क्यों ना हटा दिया जाए। इसको हटाने के लिए एक्स वाई से भागा दे दिया जाए, दोनों में है एक्स वाई से भागा इसलिए किया है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो 2 से गुना इसलिए हमने किया है क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा 6 बटा वाई, और यहाँ पर भी 6 बटा वाई, पुनः सॉल्यूशन करेंगे तो कट जाएगा, इसलिए हमने गुना किया है। तो हमें लगता है कि जहाँ तक अभी तक जो बताए हैं ये प्रश्न पूर्णतः समझ में आया होगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न पे आते हैं और ये भी प्रश्न अच्छा से समझ में आएगा, कोई भारी नहीं, ये प्रश्न काफी आसान है। जैसे देखिए प्रश्न क्या कहता है रेखीय समीकरण युग में दिए गए स्थिति में लिखे। ये सिर्फ रेखीय समीकरण में लिखने के लिए कहता है, लेकिन आपको जो है हम क्या कहेंगे यहाँ पे हल करके बताएंगे और यहाँ पर एक पेंसिल और एक पेन का दाम भी निकाल देंगे। ठीक है, जैसे प्रश्न पढ़ोगे तो कहता है 5 पेंसिल 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत कितना है 50 रुपया है। बस इतना ही पढ़े तो आप जो है यहाँ पर एक काम करना है, इसमें जो है माना मानी करना रहता है, और जो है यहाँ पर एक पेंसिल का दाम नहीं पता है और एक जो है पेन का दाम नहीं पता है, तो हम लोग लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक लाइन लिखते हैं, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना कि एक पेंसिल का दाम, माना कि एक पेंसिल का कीमत लिखते हैं, दाम सही नहीं रहेगा, क्या लिखा है इसमें, कीमत ही लिखा होगा, कीमत लिखा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है एक पेंसिल का कीमत जो है मेरे भाई, कीमत जो है 100 रुपया है। कीमत कितना है 100 रुपया मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं दिक्कत। तथा क्या है, पेंसिल और पेन है, तथा एक पेन का कीमत मेरे भाई, एक पेन का कीमत जो है वो कितना है y रुपया मान लिया हमने, कितना y रुपया मान लिया। अब ध्यान से देखिए, अब प्रश्न को पढ़िए और जरा अच्छा से समझिएगा। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार चलिएगा, प्रश्न से तो क्या कहता है, प्रश्न से चलिएगा तो सोचिए, कहता है 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत कितना है 50 रुपया। ध्यान से देखो, एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, तो 7 पेंसिल का दाम 7 रुपया। अरे एक पेंसिल के दाम 5 रुपया, तो 7 पेंसिल का दाम गुना कर देते हैं, 7 5 35। उसी प्रकार से यहाँ पे हम कर रहे हैं कि यहाँ पर 5 पेंसिल की बात कर रहे हैं, तो 5 गुने x हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x प्लस, और यहाँ पे 7 पेन, एक पेन की कीमत y रुपया, तो 7 पेन की कीमत 7y बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का कीमत 50 रुपया है। जरा देखो, कहता है कि 5 पेंसिल 7 पेन का दाम जो है कितना है 50 रुपया, तो दोनों का ना दाम 50 रुपया, इसलिए दोनों को जोड़े हैं। ठीक है, चलिए अब यही इक्वेशन फर्स्ट बन गया। पुनः मेरे भाई आपको आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा, कहता है परंतु 7 पेंसिल और 5 पेन, कितना 7 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम x, तो 7 पेंसिल का दाम 7x, कितना 7x, और 5 पेन है तो 5y बराबर के कितना हो जाएगा, दोनों का कीमत जो है 46 रुपया, कितना 46 रुपया है। तो यहाँ पर 46 और ये इक्वेशन सेकंड हो गया।
यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा समझिएगा। अब दो इक्वेशन बन गया, इसको नॉर्मल सब लोग हल कर लीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर कह रहा था कि सिर्फ इक्वेशन तैयार कर देना है, मतलब यहाँ तक लिख दिए, एक क्वेश्चन बन के रेडी। लेकिन थोड़ा सा इसको हल कर लीजिए ताकि जो है आपको समझ में आए कि प्रश्न को जो है ज्यादा भी बढ़ेगा तो कहाँ तक बढ़ेगा, ठीक है ना। सोचना है हम लोग को अलग लेवल से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड से चलोगे तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं और इस प्रकार से शिफ्ट कर दिया हमने। चलो यहाँ पे कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। अब इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड से चलिएगा, जो दिया गया उसको फटफट लिख लो। 5x प्लस के 7y इक्वल टू कितना है 50, और दूसरा जो है 7x प्लस के 5y बराबर कितना दिया गया है 46। मेरे दोस्त ध्यान देखना है, हम लोग को x का मान बराबर करना चाहते हो या फिर y का मान बराबर करना चाहते हो, हम y के मान बराबर करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 गुणांक है y के, तो निचवा में 7 से गुना, यहाँ पर 5 है y के गुणांक, तो ऊपरवा में 5 से गुना। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल ही। अब पूरा में जो है गुना कर देगा 5 से। ध्यान से समझिएगा, ये जो 5 से गुना हुआ, एक मिनट इसको जो है थोड़ा सा अच्छा से कर। यहाँ पर जो है इक्वेशन जो है ये फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकंड था। फर्स्ट में 5 से गुना, सेकंड में 7 से गुना। 5 से ए पूरा में गुना, 7 में ए पूरा में गुना, ठीक है। तो 5 से पूरा में 25 हो जाएगा, कितना 25x हो जाएगा, और 7 5 35y हो जाएगा, बराबर के कितना 25 यानी 250। अब पूरा में 7 से गुना करोगे तो 7 49x प्लस के 7 5 35y बराबर 46 सत्य कितना हो जाएगा 6 7 42 और 28 4 32 322 हो जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, पहला में से दूसरा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखोगे तो प्लस में 35 माइनस में 35, कहानी खत्म। अब यहाँ पर ध्यान दो, 25x में से माइनस 49x जाएगा तो कितना बचेगा 25 24 यानी कि माइनस के 24x। बोलो यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं। अब यहाँ पर भी घटाओ, 322 में से 250 घटेगा तो 2 के 2 बच जाएगा, ठीक है। अब 2 में से 5 नहीं जाएगा, 12 में से 7 5 12 हो जाएगा, यानी 72 ही रहेगा। और यहाँ पर मेरे दोस्त माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 24 या 72 सब जानता है, यानी x का मान जो आ गया, x का मान जो आ गया, x का मान जो आ गया कितना, x का मान कितना आ गया 3, x का मान कितना 3 रुपया। अब जरा देखो यहाँ पर जो एक पेंसिल का कीमत भी पूछता तो क्या आप नहीं निकाल देता, कितना 3 रुपया। अरे एक पेंसिल के दाम कितना 3 रुपया हो जाता, और कितना निकलता, ठीक है। अब जो है y के मान भी ज्ञात करोगे तो इक्वेशन फर्स्ट से चल दो, बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगा। जैसे फर्स्ट जो दिया गया है वो क्या दिया गया है 5x प्लस के 7y इक्वल टू कितना दिया गया 50। अब जहां जहां x दिखे 3 पुट कर दो, तो 5 गुना 3 प्लस के 7y बराबर के कितना 50, 25 15 15 उधर जाएगा तो 7y बराबर 50 माइनस के 15 हो जाएगा, 50 माइनस 15, 7y बराबर कितना 35, 7 5 35 सब लोग जानता है। y के मान कितना आ गया 5 आ गया, y के मान कितना आ गया 5 आ गया। यानी जो है हम कह सकते हैं सर कि एक पेन का दाम जो है 5 रुपया था, एक पेन का दाम कितना था 5 रुपया। बोलो मेरे दोस्त, क्या अब आसान रहे इक्वेशन या भारी रहे, क्या आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं? अरे इक्वेशन आसान रहे या भारी रहे, सॉल्व कर लोगे अच्छा से, बिल्कुल ही। आइए अब जो है इसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं और उस पर सोचते हैं, समझते हैं कि प्रश्न कहता क्या है। थोड़ा सा ये प्रश्न को अच्छा से समझिएगा तभी समझ में आएगा, और नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कहता है कि दो संख्याओं, क्या कहता है मेरे भाई, दो संख्याओं का योगफल 50 है। काफी आसान है, ऐसे समझना चाहिएगा तो समझिएगा। दो संख्याओं का योगफल 50 है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या संख्या आपको मालूम है? अरे भाई संख्या आपको मालूम है या फिर नहीं? तो सर बिल्कुल ही नहीं संख्या मालूम है, तो संख्या को लेट कर लेंगे, मान लेंगे। क्या कर लेंगे? संख्या को हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिखते हैं, यहाँ पर संख्या को मान लेते हैं कि माना कि प्रथम संख्या या पहली संख्या जो है x है तथा दूसरी संख्या जो है कितना है y है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आओ प्रश्न से,
अब जो है जैसे जैसे प्रश्न कहेगा उसी प्रकार से चलेंगे। कहता है दो संख्याओं का योगफल कितना है 50 है। अब दो संख्याओं का योगफल कितना है 50। पहला को x दूसरा के y माने, यही ना संख्या है। अरे भाई संख्या दिया नहीं था, संख्या हम लोग मान लिए हैं, तो संख्या क्या है x और y। तो ये दो संख्याओं का योग जो है 50 दिया गया, कितना 50, यानी सर x प्लस के y इक्वल टू कितना दिया गया 50। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लो। इसमें इक्वेशन ही बनेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का ही नाम है। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इक्वेशन बनना तय है, ठीक है, और दो चर वाले, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहां तक तो काम हो गया, इसके आगे पढ़ो। कहता है कि उसमें से एक संख्या जो है, उसमें से एक संख्या एक से दूसरी संख्या के 7/3 गुना है। एक संख्या कितना है एक से, पुनः एक संख्या एक से दूसरी संख्या के 7/3 गुना है। दूसरी संख्या कितना है y के कै गुना है 7/3 गुना है। बोलो हाँ कि ना, कुछ कलकारी नहीं किए हैं। प्रश्न कहता था कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 7/3 गुना है, तो दूसरा में 7/3 से गुना कर दिए हैं। प्रश्न कह रहा था, हम अपने से नहीं गुना किए हैं, ठीक है। चलिए अब 3 को इधर भेज दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और 7y हो जाएगा, पुनः यहाँ पे 3x माइनस के 7y बराबर के 0। ए इक्वेशन सेकंड। बस फर्स्ट एवं सेकंड से सॉल्व कर लो। मजा आ रहा है मेरे दोस्त कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल ही आना चाहिए। अब जो है इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड से चलेंगे और हल कर लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, या फिर फर्स्ट माइनस सेकंड, क्योंकि हम लोग हटाते ही हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्या है, तो x प्लस के y इक्वल टू दिया गया है 50, और दूसरा जो है 3x माइनस के 7y, 3x माइनस के 7y इक्वल टू कितना है, तो 0। ए इक्वेशन फर्स्ट है, ए इक्वेशन सेकंड है। थोड़ा ध्यान से देखना, हमने क्या किया है कि y के गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर 1 से गुना। यहाँ पर जो है 7 गुणांक है, कितना गुणांक है 7, -7 नहीं लेना है, 7 सिर्फ, ठीक है। तो 7 से ऊपरला में गुना कर देंगे। अब पूरा में 7 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 7x प्लस के 7y बराबर 7×5 = 35, 350। और इसमें तो कोई फर्क नहीं, 1 से गुना करिएगा तो होगा -7y बराबर के 0। थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है चिन्ह परिवर्तन करना ही नहीं, डायरेक्ट कट जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा। यहाँ पर 7y, यहाँ पर 7y प्लस में है माइनस में है, कहानी खत्म, सोडा हो गया। अब देखो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ पर कितना 350 है। बोल दोस्त, 1 0 से 1 0 खत्म हुआ। x का मान कितना आया 35, x का मान कितना आया, x का मान कितना है 35। कहता था संख्या ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर पहली संख्या x था, x माने थे, तो x का मान 35 हो गया। y के मान ज्ञात करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट से चलोगे तो x प्लस y बराबर 35 है, और x के जगह पे x प्लस y बराबर 50 है, तो x के जगह पे 35 रखे और प्लस y बराबर 50, तो y के मान कितना जगह 35 का हटेगा तो 15 बच जाएगा। यानी जो है y के मान 15 आ गया और x के मान कितना आ गया 35। x के मान 35, y के मान 15। बोलो सॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं मेरे दोस्त? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं, इसमें यदि जो है प्रैक्टिस इसमें जितना कीजिएगा ना, मेनली रूप से इस चैप्टर की बात किया जाए, खासियत है कि जितना आपको जोर तोड़ से प्रैक्टिस रहेगा उतना ही बेटर रहेगा। हम बता दें इसको जो है, इस चैप्टर को जो है कम से कम 20 से 25 बार प्रैक्टिस किया है, और वैसे नहीं एकदम प्रश्न संख्या 1 से लेकर के मतलब जितना लास्ट तक है वैसे करते थे। तो इसी प्रकार से आपको भी करने पड़ेगा, तभी अच्छा होगा। और हर एक प्रश्न जैसे ही आपके सामने आए तो लगना चाहिए कि अच्छा इसका ऐसे सॉल्यूशन जाएगा, ठीक है ना। तो इस लेवल को सोचना है, ठीक है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, जुड़े हुए रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको वहां तक पहुंचा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भर भर के प्रश्न यहाँ से आते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम कुछ कॉन्सेप्ट बता देंगे ताकि जो है कोई दिक्कत नहीं होगा और बिल्कुल ही आसानी से समझिएगा। देखिए इसमें कंडीशन होता है, पहला जो कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2, B1/B2। यहाँ पर पहला में बराबर नहीं रहेगा, ध्यान से देखिएगा। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा। तो ऐसा कंडीशन में मेरे भाई हल की संख्या पूछेगा, क्या पूछेगा, हलों की संख्या पूछेगा। तो हल केवल और केवल कितना होगा 1, हल केवल और केवल कितना होगा 1, कितना 1 होगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हलों की संख्या,
हल सिर्फ लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा। हल केवल और केवल कितना होगा, 1 होगा मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर आपको पूछेगा कि किस प्रकार के हल होगा, किस प्रकार के हल होगा, किस प्रकार के युग्म, युग्म पे पहले चर्चा किया जाए। यहाँ पर लिखते हैं युग्म। अब बताओ किस प्रकार के युग्म होगा, तो विरोधी होगा, अविरोधी होगा या फिर आश्रित होगा। 3 प्रकार के ही युग्म होता है, एक विरोधी, अविरोधी और जो है आश्रित होता है। तो देखिए जब भी एक हल हो ना, क्या जब भी एक हल हो ना तो वैसा स्थिति में अविरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है, युग्म क्या कहलाता है, अविरोधी कहलाता है। अविरोधी, अविरोधी यहाँ पर अविरोधी कहलाता है। लेकिन मेरे भाई इससे आगे भी बढ़ोगे तो आपको कहेगा कि क्या ये हल जो है संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत में सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या कि हल होगा, ध्यान से समझो हम क्या बोल रहे हैं। जब हल होगा प्रश्न में हल हो रहा है तो समझना है कि संगत है। क्या जी, संगत वैसा कंडीशन में होगा जब हल होगा, चाहे हल एक हो चाहे अनेक हो, मतलब हल एक हो या अनेक हो, वैसा स्थिति में संगत हल होता है। और जब हल नहीं होगा तब असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। तो बोलो चला इसमें हल कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। हल हो रहा है ना तो कहेंगे कि संगत इसका हल होगा। हल किस प्रकार के होगा, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि सर संगत होगा। यही जो है आगे प्रश्न कहता है। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, दूसरा जो है वो शर्त क्या है, यहाँ पर शर्त क्या है ये जो है, चलिए दूसरा शर्त जो कहता है A1 बटा A2 बराबर रहे B1 बटा B2 के और बराबर रहे C1 बटा C2 के। तो वैसा कंडीशन में मेरे भाई जब तीनों आपस में बराबर हो, जब तीनों आपस में बराबर हो तो वैसा कंडीशन में कहना है कि इसका अनंत हल होगा। क्या होगा मेरे भाई, इसका अनंत हल होगा। मतलब अपरिभाषित यानी अनंत हल कह सकते हैं, यहाँ पे अनंत हल होगा इसको, ठीक है ना। अब देखिए इसका युग्म कैसा होगा, अनंत हल का जो है आश्रित युग्म होता है। कैसा, आश्रित, आश्रित ऐसे ही लिखाता है जी, देख लीजिएगा आश्रित होगा। अब देखो हमने अभी जस्ट बोला संगत और असंगत में, संगत और असंगत में क्या बोले कि जब हल होगा तो संगत, जब हल होगा तो संगत और हल नहीं होगा तो असंगत। बोलो चला हल हो रहा है कि नहीं, अनेक हो रहा है ना, कोई बात नहीं, अनेक हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 12 हो, 17 हो, मतलब कुछ भी हो तो आपको जो है हल हो रहा है तो कहेंगे कि संगत होगा युग्म। क्या हो जाएगा युग्म, इसका भी युग्म संगत हो जाएगा। बोलो एक और शर्त है, इसको समझ लीजिए, बाकी प्रश्न पे आएंगे। A1 बाई A2 बराबर रहेगा B1 बटा B2 और बराबर नहीं रहेगा C1 बटा C2। ऐसा कंडीशन में देखो पहला में पहले ही आ गया नॉट इक्वल टू, दूसरा में बिल्कुल कोई में नहीं आया नॉट इक्वल टू, तीसरा में तीसरा बार आया नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में जो है मेरे भाई, ऐसा कंडीशन में इसको जो है युग्म है या फिर हल, हल ऐसा स्थिति में होता ही नहीं है, ऐसा स्थिति में हल नहीं होता है, ठीक ना। अब देखिए कहता है कि कैसा युग्म होगा, तो युग्म इसका विरोधी होगा। युग्म कैसा होगा इसका, तो विरोधी होगा। और जो है यहाँ पर हमने क्या बोला था संगत असंगत में कि हल होगा तो संगत और हल ना होगा तो असंगत। हल हो रहा है, नहीं हो रहा तो असंगत कहेंगे। क्या कहेंगे, असंगत, असंगत। बोलो चला क्या आप जो है मेरे भाई दिल पे हाथ रख के कहना कि आपको जो है ये जो है सारा के सारा याद है या फिर नहीं। एकदम झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलेगा कौवा काटेगा। बोलो जल्दी, ये जो है याद है कि याद कर लीजिएगा, जल्दी बोलो मेरे भाई। ये याद पहले से था या फिर याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ना याद है तो याद कर लीजिएगा। इससे प्रश्न जो है भर भर के बोर्ड में आते हैं, फाइनल हो, त्रैमासिक हो, छमाही हो, नौमाही हो, सेंटअप एग्जाम हो, कुछ भी रहे, हर एक में प्रश्न आपको यहाँ से दिखेगा एकदम भी आइए, ये टॉपिक है, ठीक है। चलिए अब जो है प्रश्न पाओ जरा देखो तो प्रश्न क्या कहता है। अनुपात A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि दिए गए रैखिक समीकरण इतना और, देखिए समीकरण 2 दिया गया, इतना और इतना का युग्म संगत है या फिर असंगत। बोलो संगत है या असंगत, इसको कैसे जांच करेंगे। तो आपको अभी बोले कि संगत कब होगा, जब हल होगा, और हल ना होगा तो असंगत होगा। तो आइए चेक करते हैं कि इसका हल होगा कि नहीं। तो इसका जो है कंडीशन पहले ध्यान दो। यहाँ पर जो है क्या करना रहता है, जैसे आपको जो है यहाँ पर जो है 5x माइनस 3y बराबर दिया गया है 11, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन 10x प्लस 6y
बराबर के -22। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल ही। ये जो है सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ से जो है सबका मान निकालिए। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, x का गुणांक 5 है, a1 के मान x का गुणांक होता है। b1 के मान कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, y के गुणांक होता है। और c जो होता है अचर होता है, जो कि 11 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसमें a2 के मान देखोगे तो 10 एंड b2 के मान देखोगे तो 6 एंड c2 के मान देखोगे तो -20। बस आओ, यहाँ पर शर्त क्या कहता था, यही ना कहता था a1/a2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो a1/a2 करोगे तो a1 के जगह पे कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2। ध्यान से देखो, पहले जो हम लोग को सबको बराबर लिख लेना है, उसके बाद जब मान पुट कीजिएगा तब अपने पता चल जाएगा कि बराबर है या फिर नहीं, कहाँ नॉट इक्वल टू लगेगा। तो a1 के जगह पे कितना 5 रखोगे, a2 के जगह पे 10 रखोगे बराबर, b1 के जगह पे -3 रखोगे और b2 के जगह पे 6 रखोगे, c1 के जगह पे 11 रखोगे, c2 के जगह पे -22 रखोगे। काटता है तो काटो, देखो 2 5 10, 3 दूना 6 और एक कम करना है, पहला में जो है माइनस। चलिए अब जो है यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर जो है ये भी कटेगा तो 11 दूना 22। ध्यान से देखोगे तो ये जो है 1/2 हो गया, अब ये जो है -1/2 हो गया। अब तुम ही बताओ कि 1/2 कभी -1/2 के बराबर होगा, बोलो जल्दी फटाफट बोलो कि 1/2 जो है कभी -1/2 के बराबर होगा, बिल्कुल ही नहीं। पहला ही छट गया, यानी कि सर कह सकते हैं कि यहाँ पर नॉट इक्वल टू लग गया, यानी सर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा। तो ऐसा कंडीशन में अभी जस्ट बताए हैं कि सर यहाँ पर पहले में नॉट इक्वल टू लग गया, हल एक होगा, अविरोधी होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। ऐसा कंडीशन में हल कितना होगा, तो हल जो है हलों की संख्या पूछता तो 1 कहते, और यहाँ पर युग्म पूछता, युग्म कहता तो अविरोधी होता, क्या होता, अविरोधी होता। और जो है यहाँ प्रकार है कि संगत होगा कि असंगत। तो यहाँ पर हल हो रहा है ना, एक हल हो रहा है ना कम से कम, तो एक हल होगा या हल होगा तो कहता है कि संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कि संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, संगत हो जाएगा। यही आपसे पूछता था कि ये संगत होगा या असंगत होगा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। प्रश्न जो है यहाँ से एकदम फिक्स है कि आना है, ठीक है ना। चलिए हमें लगता है कि ये प्रश्न को भली भांति आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब जो है अगला प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न को यदि सॉल्व कीजिएगा तो काफी आसान है ये प्रश्न को समझना। कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो ज्ञात करें। संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब पिछला एक प्रश्न करवाए थे कि 7/3 गुनी है, वो प्रश्न करवाए हैं, बस उसी प्रकार से ये भी सोचना है। कहता है दो संख्याओं का अंतर, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। दो संख्या मालूम नहीं है तो मान लेंगे कि पहली संख्या जो है, यहाँ पर जो है माना कि पहली संख्या कितना है, x है, तथा दूसरी संख्या कितना है, y है। चला जी, कहता है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार चलोगे, प्रश्न से चलोगे तो दो संख्या कौन कौन संख्या माने x और y, तो x और y का अंतर जो दिया गया वो 26 दिया गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिर्फ इसमें इक्वेशन ही बनाना है और कुछ है ही रहे, ठीक है ना। यदि अच्छा से समझ लोगे तो दिक्कत कभी नहीं हो सकता है, जीवन में कभी नहीं होगा मैथ्स, ठीक है ना। चलिए, और जब चैप्टर पढ़ाते हैं तो एकदम जो है रब चलते हैं लोग, तो उसमें भी आप लोग जो है रेगुलर हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कहता है, आगे प्रश्न पढ़िएगा कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। पुनः एक संख्या, कौन एक संख्या, एक संख्या यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या कै गुनी है, 3 गुनी, तो दूसरी संख्या के कै गुनी है, 3 गुनी, y के 3 गुना कर दिए। दूसरी संख्या कै गुना, 3 गुना, तो 3 से गुना कर दिए। यहाँ पर जो है x माइनस के 3y बराबर 0, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ पर जो है समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से चलिएगा तो यहाँ पर x का मान निकल जाएगा, और फर्स्ट एवं सेकंड में x का मान रखिएगा तो y का मान निकल जाएगा। बोलो ये प्रश्न आपको जो है छोड़ दिया जाए, यहाँ से बना लीजिएगा, और बनाकर इसको जो है कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। कमेंट्स में इसका जो है हम आप लोग से जवाब चाहते हैं। क्या आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये प्रश्न नहीं बन रहा है, और प्रश्न क्या बनाना है, सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो समझिए कि आपको जो है पढ़ा हुआ
बिल्कुल ही सफल नहीं हो रहा, विफल हो रहे हैं आप, ठीक है ना। कम से कम जो है ये सब बन रहा है, ये सब जो है प्रश्न कम से कम सॉल्यूशन करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हमें लगता है कि इसका जो है सब लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, जरा इस प्रश्न को सोचिए और समझिए कि किस प्रकार से बनता है ये प्रश्न, और काफी इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। कहता है किसी भिन्न, ये जो है भिन्न के अंश और हर पे आधारित है, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ देने पर कितना जोड़ना है, 2 जोड़ देने पर 9/11 हो जाता है। कहता है आपको लास्ट में क्या कहता है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको नहीं तो हर मालूम है, नहीं तो अंश मालूम है, तो इसमें भी आप लोग मान लीजिए, क्या कर लीजिए, मान लीजिए। और यहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। एक लाइन लिख रहे हैं हम, जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा कि माना कि यहाँ से हल करने के लिए बढ़ेंगे, हम लाइन लिख रहे हैं कि माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का, माना कि भिन्न का अंश जो है, भिन्न का अंश जो है x है, तथा भिन्न का हर, तथा भिन्न का हर, तथा भिन्न का हर जो है y है मेरे दोस्त। अब बताओ, भिन्न जो है अंश बटा हर होता है या हर बटा अंश होता है? कुछ लोग को ये भी जो है डाउट होगा कि सर हर बटा अंश होता है। बौराहा, दिमाग सही कर लो, नहीं तो बोरा में जाओगे, बोरा में। तो जो है भिन्न जो है मेरे भाई, क्या, इसीलिए यहाँ पर जो भिन्न बनेगा वो क्या बनेगा, x बटा वाई, क्योंकि अंश बटा हर होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम लोग को चलना है। कहता है भिन्न, किसी भिन्न के हर और अंश, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भिन्न जो है उसको लिख लो, पहले भिन्न लिख लिया हमने। अब कहता है कि हर में और अंश में कितना जोड़ना है, 2, तो अंश में भी 2 जोड़ना है गुरुजी, और हर में भी 2 जोड़ना है। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत है? प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार चल रहे हैं हम, अपने से नहीं कम कर रहे हैं, ठीक है। यदि अंश और हर में 2 जोड़ते हैं तो वह जो है 9/11 हो जाता है। कितना मेरे भाई, 9/11 हो जाता है। कितना, तो 9/11 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो कि नहीं? बिल्कुल ही। अब जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो यहाँ से इसको 11 से गुना होगा, तो 11x और 11 दूना 22, 9y हो जाएगा गुना करोगे तो, और 9 दूनी 18, 11x माइनस के 9y बराबर 22, उधर घटेगा तो 18 4 22 -4, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट बन गया। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ तक इक्वेशन फर्स्ट हम लोग को बन गया। इक्वेशन सेकंड आगे पढ़िएगा तो बन जाएगा। कहता है पुनः, यहाँ तक तो हो गया है काम। कहता है यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना, अब पुनः जो कह रहा है आपको, पहले 2 जोड़ने के लिए कहा तो पहला इक्वेशन बन गया, पुनः प्रश्न में ही कहता कि 3 जोड़ दिया जाए। कितना, 3 जोड़ दिया जाए। तो आइए 3 जोड़ देते हैं, जैसे प्रश्न कहेगा वैसे ही चलिएगा ना, और ना अपना मन से चलिएगा, तो वही है कि बोरा में जाइएगा। देखिए भिन्न है x बटा वाई, कहता है कि अंश में भी 3 जोड़ो और हर में भी 3 जोड़ो, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो है वो भिन्न जो है 5/6 के बराबर हो जाता है। कितना, 5/6 के। अब पुनः क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6x प्लस के 6 3 18, और यहाँ पे 5y हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब जो है इधर उधर कर लो, 6x माइनस 5y बराबर, यहाँ पर जो है 18 उधर जाएगा तो 15 में से 18 जाएगा तो -3, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड हो गया। बस अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड से चल देना। यहाँ पर एक लाइन लिख लेना है कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से चलने पर, यानी अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो सब लोग अब यहाँ से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन अब सॉल्व करना है तो भली भांति किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है 6y प्लस के 18 बराबर के कितना है जी, तो -3, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। जरा सोचो, समझो, विचार करो, क्या हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 से गुना कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से गुना कर दें तो देखिए तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और ये 18 है, कट जाएगा पुनः, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 18y हो जाएगा, तो पूरा में 2 से गुना होगा, 11 दूनी 22x, 9 दूनी 18y और 4 दूनी -8, और 6x प्लस के 18y बराबर के -3। क्या मेरे दोस्त आपको नहीं लग रहा है कि माइनस में 18y प्लस में 18y कट जाएगा? बिल्कुल ही। 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28x हो जाएगा। कितना, 28x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा जरा बोलो, यहाँ पर बोलो जल्दी से मेरे भाई, तो 8 और 3 11, -11 हो जाएगा। यहाँ पर x के मान जो आ जाएगा -11/28। बोलो कोई दिक्कत है किसी को?
कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी बोल दे मेरे भाई। नहीं ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए, और नहीं तो बोरा में चल जाएगा। 11x, ठीक है, 4 है, 4 दूना 8 हो जाएगा, बिल्कुल 8 3 11, 11 माइनस 11 बटा कितना आ गया? 28 आ गया। अब यदि x के मान निकल गया, बोलो, लेकिन एक काम करना है, ये जो है आपको जो है ऐसा नहीं आना चाहिए, या फिर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा। सॉल्यूशन इसे देख लीजिएगा सही है या फिर नहीं, सॉल्यूशन ऐसे सही रहना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट से चलिएगा तो y के भी मान निकल जाना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट से चलिएगा, देखिए यहाँ पर अंश और हर में 2 जोड़ने के लिए कहा तो 2 जोड़ दिए, तो 11x 11 दूना 22 हो गया, 9 दूनी 9y 9 दूनी 18, 22 उधर जाएगा तो बिल्कुल ही ठीक है, 18 4 22 होता है। इक्वेशन बाद में कहता है कि 3 जोड़ने पर जो है 5/6 हो जाता है, तो 6x 6 3 18, और यहाँ पर जो है 5y और 5 3 15, बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इधर आ गया 18 में से 15 जाएगा, 3 बच जाएगा, बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए बाकी जो है इक्वेशन फर्स्ट से चलिएगा, तो फर्स्ट क्या है? 11x, या सेकंड से चलिएगा, जो छोटा रहेगा ना उसी से चलना है, ताकि जो है आपको जो है अच्छा से समझ में आए और दिक्कत ना हो। इक्वेशन सेकंड से चलते हैं। यहाँ पर इक्वेशन सेकंड कितना है? तो 6x माइनस के 5y इक्वल टू -3। अब x के जगह पे -11/25, 6 इंटू -11/25 रखोगे, -5y बराबर के -3। -3 को इस तरफ ले आनो, -3 के इस तरफ और 5y के उधर ले आनो, तो 3, और यहाँ पर 11 छक 66 बटा के कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और बराबर के 5y। एक काम करो मेरे दोस्त, यहाँ पर जो है एलसीएम वाला ले लो मेथड। एलसीएम लोगे 25 25 थी, 75 माइनस के 66 बराबर के 5y, यही ना होगा? बिल्कुल ही। 75 में से 66 जाएगा तो 9 6 15 बच जाएगा, 9 ही बचेगा, बटा के 25 और बराबर के 5y। यहाँ पर जो है वही काम करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 9 हो जाएगा, और 25 25 125, यानी y के मान 9 बटा के 125 आएगा। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब जो आपको कहता था कि भिन्न ज्ञात करें, तो कोई बात नहीं, आइए भिन्न जो है आप निकाले थे क्या? भिन्न जो है यहाँ पर हम लोग माने थे कि x बटा वाई है, x बटा वाई। तो जरा देखो यहाँ पर हम जो है भिन्न लिख रहे हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कितना भी भारी आए कैलकुलेशन, हम लोग को रूल सेम रहना चाहिए, ठीक है? तो देखिए भिन्न जो है x बटा वाई होता है, x बटा के y, तो x का मान कितना है? -11/25, और y के मान कितना है? 9/125। बोलो यही ना है? बिल्कुल ही। अब यहाँ पर जो है -11/25 हो जाएगा, गुने नीचे वाला ऊपर 125 से बटा के कितना? तो 9 हो जाएगा। जरा देखो 25 25 125, यानी -5 बटा के 11 5 55, -55 बटा के 9, आपको यही आंसर आ गया। माइनस जो है 55 बटा के 9, यही आपको भिन्न आ गया। क्या आ गया? भिन्न आपको यही आएगा। बोलो यहाँ तक में किसी को दिक्कत है क्या? बोलो जल्दी मेरे भाई, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी, किसी को भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हो रहा है तो समझ जाओ कि आप जो है क्या स्थिति होने वाला है, ठीक है? चलिए एक काम करते हैं, इस पे हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसलिए जो है इसका जो है हम सोल्यूशन देख लेते हैं, ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना मेरे भाई? एक मिनट जी, ताकि जो है आपको, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चलो ठीक है ना? 2 जोड़ दिए हैं, तो वहां पर जो बन गया है पहला इक्वेशन जो है, इसको जो है कैलकुलेशन ऐसे सही है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए ऐसे रूल जो है यही होता है, कोई अलग इसका रूल नहीं होता, सेम पैटर्न पे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो अगला प्रश्न पे आओ। अगला प्रश्न जो है आयु से रिलेटेड है, जो कि प्रश्न पूछते हैं 5 नंबर में। ये सब कहता है 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु के 3 गुनी है। कै गुनी है जी? 3 गुनी है। ए की आयु बी की आयु के 3 गुनी है। ये जो प्रश्न जो है 2020 में पूछा गया। तो आइए ए और बी के मालूम नहीं, वर्तमान जो है एज हम लोग को यहाँ पर लेट कर लेते हैं। मानेंगे यहाँ पर कि माना कि ए की वर्तमान आयु
ए की वर्तमान आयु जो है x वर्ष है, ठीक है। ए की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा y की, y नहीं बल्कि b होगा ना जी, तथा b की वर्तमान आयु जो है y वर्ष है। कितना है जी? y वर्ष। अब और प्रश्न जिस प्रकार से कहेगा उसी प्रकार से चलना है और बिल्कुल ही चीज़ों को हल कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए यहाँ पर जो है मेरे भाई प्रश्न क्या कहता है, जरा उसको पढ़ो, एक दो बार प्रश्न पढ़ोगे तब जो है आपको भली भांति अच्छा से पता लगेगा। कहता है 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। देखो पूर्व और पश्चात ये सारी चीज क्लियर रहना चाहिए। पूर्व कहेगा तो आयु घट जाते हैं, क्या हम बोल रहे हैं समझिएगा। पूर्व कहेगा तो आयु जो है घट जाते हैं, और पश्चात कहेगा, बाद कहेगा तो आयु जो है क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। यही होता है बिल्कुल ही। तो यहाँ पर कहता है कि 5 वर्ष पूर्व एक की आयु, तो यहाँ पर लिख भी देते हैं ताकि जो है आपको आसान हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व एक की आयु, बताओ 5 वर्ष पूर्व एक की आयु कितना हो जाएगा? तो एक की आयु माने हो x माने हो तो 5 वर्ष पूर्व, तो हमने क्या बोला? पूर्व में घटता है, पहले में घटता है, बाद में जुड़ता है। तो पहले कहता है तो x माइनस के 5 कर देंगे, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व कहता है तो x माइनस के 5 हो जाएगा। पुनः इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व b की आयु जो है कितना हो जाएगा? जरा बोलो। तो b के y माने हो तो y माइनस के 5 वर्ष हो जाएगा। और क्या होगा मेरे भाई? बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल ही। अब प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु जो है बी की आयु के कै गुना है? 3 गुना है। तो ए की आयु कितना है? x माइनस के 5 वर्ष बाद वाला लेना है, ना कि वर्तमान वाला लेना है। 5 वर्ष बाद नहीं, सॉरी पहले ना कहता है, पूर्व कहता है जी। तो 5 वर्ष पूर्व वाला लेना है। ए की आयु बी की आयु के 3 गुना है, तो यहाँ पर बी में हम आयु 3 गुना से गुना कर देंगे। 3 गुना है तो 3 से गुना कर दिया। अब कैलकुलेशन करोगे तो x माइनस 5 बराबर के 3y माइनस के 15, y वाला इधर लाओगे तो x माइनस 3y बराबर ई प्लस में जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में 10 बच जाएगा और ए इक्वेशन फर्स्ट बन गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है क्या? बोलो जल्दी। है नहीं, दिक्कत होना चाहिए। आगे प्रश्न पढ़ोगे तो हमें लगता है कि आपको पता चल पाएगा। कहता है 10 वर्ष पश्चात, ध्यान से देखो हमने क्या बोला? पश्चात मतलब बाद होता है, और बाद में जो है आयु जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु के दोगुनी हो जाती है। तो पहले यहाँ पर लिख लो कि 10 वर्ष बाद ए की आयु कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो तो, सब लोग बोलो। तो सर 10 वर्ष बाद में जो है आयु जुड़ जाता है तो x प्लस के 10 हो जाएंगे, x प्लस के 10 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। इसी प्रकार से 10 वर्ष बाद ए की आयु, जैसे समझिए कि पिता की आयु बढ़ रहा है तो पुत्र की आयु भी बढ़ेगा। अरे भाई ऐसा तो नहीं, आयु एक साथ ना सबको बढ़ेगा जी। मान लिया जाए हम अभी पढ़ा रहे हैं तो सपोज डेट मेरा आयु x है और आपका y है, तो 5 वर्ष बाद मेरा क्या हो जाएगा? x प्लस 5 हो जाएगा। तो आपको भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा तो y प्लस 5 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे कहता है कि a की आयु जो है 10 वर्ष बाद, तो b की आयु जो है 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से समझो। प्रश्न जो कहता है कि a की आयु b की आयु के कै गुना? 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी हो जाती है। कितना? 2 गुनी हो जाती है। तो x प्लस 10 बराबर कितना? y प्लस के 10 इक्वल टू इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुनी तो 2 से गुना कर दिया। तो x प्लस 10 हो जाएगा इधर, और 2y प्लस के 10 दूना 20, यानी x माइनस के 2y बराबर 10 उधर जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 10। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड से चलोगे हल हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया गया है जरा देखो, यहाँ पर x फ्रॉम फर्स्ट एवं सेकंड से चलोगे तो हल हो जाएगा। फर्स्ट क्या है? x माइनस के 3y बराबर के माइनस 10 है। दूसरा x माइनस 2y बराबर कितना है? तो 10 है सिर्फ। ध्यान से देखो तो पहला माइनस दूसरा करेंगे, चिन्ह परिवर्तन, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर हो जाएगा कितना? प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस में x माइनस में x कहानी खत्म। यहाँ पर जो है देखिए प्लस में 2y हो गया, माइनस में 3y, तो यहाँ पर माइनस y बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस हो गया तो माइनस 10 10 20।
और माइनस से माइनस कैंसिल, y के मान कितना 20 वर्ष, y के मान 20 वर्ष, यानी y किसको माने थे, y किसको माने थे b के, यानी b की जो है वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगा, कितना 20 वर्ष हो जाएगा मेरे भाई। अब जो है b के निकल गया, तो x के निकालने के लिए फर्स्ट या सेकंड से चल दो, निकल जाएगा फटाक से, x के जगह पे रहने दो और y के जगह पे कितना रखोगे 20, 20 यही 60 हो जाएगा बराबर के -10। यहाँ पर x बराबर ये जो है प्लस में जाएगा तो यहाँ पर जो है 50 हो जाएगा, कितना 50 वर्ष, कितना 50 वर्ष। ये जो है x का माना था ना, अरे भाई x जो है a के आयु न माना था, तो यानी कि a का वर्तमान आयु 50 वर्ष हो जाएगा, कितना 50 वर्ष, यही तो निकालना था। बोलो निकल गया, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं ना, किसी को नहीं दिक्कत होना चाहिए मेरे दोस्त, बहुत आसान प्रश्न है। और ये सब प्रश्न नहीं बन रहे तो समझिए कि आपको जो है सोचने वाला विषय है, समझने वाला जो है आपको विषय है, ठीक है। चलिए आइए अब जो है एक अलग प्रश्न पहले चलते हैं, उस पर थोड़ा सा समझिएगा, उसको समझिएगा तो समझिए कि आपको जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आइए ये प्रश्न को बनाओ और तब देखो कि क्या आप जो है प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। देखिए प्रश्न क्या कहता है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 है, यानी 4:5 के अनुपात में है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो है जब चक्रीय चतुर्भुज रहता है, चक्रीय चतुर्भुज कैसे रहता है जरा देखो, चक्रीय चतुर्भुज कैसे, जैसे मान लिया जाए ये जो है एक जो है चक्कर हो गया, चक्कर का हो गए या फिर वृत्त का हो गए, और इसमें जो है चक्रीय चतुर्भुज की बात करता है। चक्रीय चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होते हैं मेरे भाई, चक्रीय चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होता है, देख लेने, देख रहे हैं बिल्कुल ही। चक्रीय चतुर्भुज में कहता है कि आमने सामने का कोण 4:5 है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कितना 180 होता है, 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, तो 180 होता है। चलिए आइए अब जो है इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे बनेगा जी, सबसे पहले तो इसको हम हटा लेते हैं, एक मिनट जी, नहीं हटेगा, चलो छोड़ दो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण, यहाँ पर जो है कोण एंगल जो है आप मान लो कि थीटा है, क्या है जी एंगल थीटा मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो। आपको क्या कहता है कि 4:5 के अनुपात में है आमने सामने का कोण, ठीक है ना। तो मान लो कि ये जो है कोण ए है और ये जो है कोण सी है, कोण सी है, तो क्या हम समूह कोणों का 180 करें तो कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180 कर सकते हैं, हाँ कि ना, बोलो जल्दी, यहाँ तक कर सकते हैं, बिल्कुल ही कर सकते हैं, स्वतंत्र है सर। अब देखो क्या करना है जी, अब जो है एक के थीटा माने हैं, ठीक है, 1 डिग्री की थीटा 4:5 है, यानी कि यहाँ पर 4 थीटा हो जाएगा और प्लस के कितना 5 थीटा और बराबर 180 डिग्री, यहाँ पे अनुपात में दिया गया है, समझिएगा। यहाँ पर 4:5 है तो 4 थीटा इंटू 5 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़िएगा तो 5 और 9 थीटा बराबर 180 डिग्री, हाँ कि ना। यहाँ पर जो है ये थीटा है ना कि 90 मान लेना है, 9 से काटोगे इसको तो 20 बार में थीटा के जो मान आ गया वो 20 डिग्री, थीटा के मान कितना आ गया 20 डिग्री। कहता क्या है कि कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब आओ यहाँ पर जो है 4 थीटा 5 थीटा का मान ज्ञात कर लेना है, इसीलिए पहला जो है 5 मान लो 4 थीटा है और दूसरा 5 थीटा, थीटा के मान 20 है तो बीचों की 80 डिग्री हो गया इसको और बी पचे 100 डिग्री ये हो जाएगा। बस यही दोनों को जोड़ोगे तो पुनः से 180 आएगा। यही चीज़ हम बोल रहे थे कि दोनों का समूह कोणों का 180 होता है, यही बस आपको दोनों का जो है मान ज्ञात कर देना था। बोलो क्या अभी तक जो प्रश्न बताए हैं इसमें किसी को समस्या है? नहीं ना, नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न और करवाते हैं जो कि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद जो है ये जो एनसीईआरटी का बुक में भी प्रश्न शायद है, ठीक है ना। और पिछले वर्ष यानी 24 में पूछा गया, 2020 में ये प्रश्न पूछा भी है बोर्ड ने। तो आइए इसको समझते हैं और थोड़ा सा इसको पैसेंस रख के समझिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न जो है 5 मार्क्स का है और 5 मार्क्स वाले प्रश्न में आपको टाइम लगेगा समझने में, सोचने का जो है वहाँ पे जो प्रक्रिया ज़्यादा होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा,
तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा पैसेंस रख के समझना होगा। प्रश्न को पढ़िए और उसके अनुसार चलते हैं। कहता है निशा धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। पहले ये बताओ, चाल गुना समय, एक मिनट, एक फॉर्मूला पहले पूछ लेते हैं कि चाल गुना जो है समय इज इक्वल टू दूरी होता है, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। किसी को पता है? जल्दी बोलो। अरे ये चीज़ सबको पता है कि नहीं कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। क्लियर? क्लियर। यहाँ पे चाल बराबर पूछे, सिर्फ चाल बराबर तो दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जब ये दोनों फॉर्मूला क्लियर है तो देखिए प्रश्न कैसे बनेगा और प्रश्न कहता क्या है उसके अनुसार चलते हैं। कहते कि निशा जो है धारा के अनुकूल में 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। निशा जो है ये अनुकूल और प्रतिकूल का जो है मामला भी समझ में आना चाहिए। अनुकूल में अक्सर जो है चाल जुड़ जाते हैं और प्रतिकूल में जो है चाल घट जाते हैं। अब जो है इसमें जो है कहता है निशा जो है धारा के अनुकूल में, तो अनुकूल में धारा जो है कितना है ये तो पता नहीं है, तो इसको लेट कर लेंगे और जो है चलिए पहले इसको लेट कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा। जैसे देखो यहाँ पर मेरे भाई इसको लेट कर लो पहले और उसके बाद जो है प्रतिकूल का भी मान लेना है। यानी निशा जो है धारा के अनुकूल, तो यहाँ पर लिख लो कि निशा धारा के अनुकूल, निशा धारा के अनुकूल जो है उसका जो है चाल जो है x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। धारा के अनुकूल जो गति है उसका स्पीड है वो जो कितना है x किलोमीटर पर आवर है। और जो है कहता है आगे प्रश्न पढ़िएगा, था धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, ध्यान से देखो, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक यहाँ पर पॉइंट ए धरा, स्थिर जल में तैरने की चाल, यहाँ पर इसको दूसरा तथा स्थिर जल में, निशा ही है, स्थिर जल में तैरने की चाल, अब स्थिर जल में तैरने की चाल जो है y किलोमीटर पर आवर मान लो। अब हम जो कॉन्सेप्ट बताएं उसके अनुसार समझना। हमने क्या बोला कि अनुकूल रहेगा, क्या रहेगा? अनुकूल रहेगा मेरे भाई, तो चाल जुड़ जाता है। अब देखो एगो x है एगो y है, तो अनुकूल में हम कह सकते हैं x प्लस वाई हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है प्रतिकूल कहता, प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में जो है x माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि चाल घट जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। यानी आपको समझ लेना है कि जो है दूरी जो हो जाएगा, यहाँ पर जो दूरी होने वाला है x प्लस वाई हो जाएगा किसमें? अनुकूल में हो जाएगा। किसमें? अनुकूल में। आओ अब प्रश्न पढ़ो फिर से। कहते हैं निशा धारा के अनुकूल में, ई वाला लाइन पे ध्यान दो, अनुकूल में, तो अनुकूल में जो है यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा चाल, तो x प्लस के वाई। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं। कहता है कि 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकता है, और अभी जस्ट फॉर्मूला बताए हैं कि समय इंटू स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस के बराबर हो जाता है दूरी के बराबर। तो यहाँ पर जो है हम गुने समय कर दे, समय कितना है? तो 2 घंटा, ठीक है। और यहाँ पर दूरी, तो दूरी 20 किलोमीटर पर आवर है, तो 20 किलोमीटर। बोलो यहाँ पर जो है लिख देते हैं तब क्लियर रहेगा। समय गुने चाल बराबर क्या हो जाता है? दूरी। बोलो चला, ये समझ गए, ये समय इंटू चाल बराबर दूरी हो गया। 2 सर घंटा दिया गया है समय, और x प्लस वाई चाल हो गया क्योंकि अनुकूल था सर, और यहाँ पर दूरी जो है 20 किलोमीटर दिया गया। बस इससे सॉल्यूशन कर लो। एक काम करो, इसको काट दो, 10 दूना का 20, x प्लस के वाई जो आ गया, x प्लस वाई जो आ गया 10 आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। पुनः इसी प्रकार से आगे बढ़ोगे तो प्रश्न क्या कहता है कि धारा के प्रतिकूल, ध्यान से देखो, धारा के क्या कहता है अभी? प्रतिकूल। तो प्रतिकूल में क्या बोले हैं कि चाल घट जाएगा तो x माइनस वाई, और चाल इंटू समय, समय इसमें कितना दिया गया? कहता है 2 घंटा में पुनः 4 किलोमीटर चलता है। 2 घंटा में कै किलोमीटर? 4 किलोमीटर। यानी यहाँ पर भी समझना है कि समय इंटू चाल हुआ है गुरुजी किसके बराबर? तो दूरी के बराबर। किसके बराबर? दूरी के बराबर, हाँ कि ना? बिल्कुल ही। अब देखो 2 से गुना करोगे 2 दूनी के 4,
बस x माइनस वाई इक्वल टू बच जाएगा 2, इक्वेशन सेकंड हो गया। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, इक्वेशन को हल कर पाओगे कि ना? ये तो लुल्लू 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 सा इक्वेशन है, इसको सब सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और दूसरा x माइनस वाई बराबर कितना है? 2 है। जरा देख मेरे भाई और बताओ जल्दी कि यहाँ पे प्लस में माइनस में कहानी खत्म। x और x कितना हो जाएगा? 2x बराबर 10 तो 12 हो जाएगा। यहाँ से काटोगे तो 6 दूनी 12, x का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब जो है निशा धारा के अनुकूल जो है कितना चाल हो जाएगा? वही ना कहता था कि स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, तो धारा की चाल x माना था और x का मान 6 आ गया, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर है? अब सर x के मान अगले तो y के मान निकाल ले भी, बिल्कुल ही समय इक्वेशन फास्ट से चलोगे तो x के जगह पे 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी y का मान आ जाएगा 4 बाबू। y के मान 4, y माने थे किसका? स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल y के जगह पे 4 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्या आपको जो है यही ना प्रश्न कहता था, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। स्थिर जल में तैरने की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है और जो है धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। यही तो प्रश्न है मेरे दोस्त, और ये सब प्रश्न जो है 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और कई वर्ष में पूछे गए, और एनसीईआरटी का बुक में भी जो शायद ये प्रश्न है। तो हमें लगता है कि अभी तक जितने प्रश्न करवाए हैं उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा और बिल्कुल ही अच्छा से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मेरे दोस्त वीडियो यदि अच्छा लगा हो ना तो एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आप लोग को जो एक सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने में, ठीक ना? तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, और बाकी जो है अगला वीडियो किस चैप्टर का आना चाहिए उस पर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि सर अगला जो है इस चैप्टर का वीडियो आना चाहिए, तो हम प्रयास करेंगे उसी चैप्टर के लाएं, ठीक है? तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक। आप लोग जो है मेहनत करते रहिए और मेहनत कीजिएगा तो कभी भी हार नहीं होगा, असफल ना होइएगा। आप लोग जो है कभी न कभी सफल होइएगा, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अच्छा एक दिन आना जरूरी है, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।